अय्याशों का शहर। दुबई का नाम सुनते ही दिमाग में आता है अय्याशी, लग्जरियस लाइफस्टाइल और बादलों का सिंगा चीरती हुई बड़ी बड़ी इमारतें। लेकिन दुबई की इन्हीं इमारतों के पीछे छुपे हैं कुछ काले राज। The new crime capital of the world is Dubai has become home to nearly all of our biggest organised crime bosses. Dubai, it seems, has been the perfect place to do dirty business. मनी लॉन्ड्रिंग, इल्लीगल ट्रेड, नारकोटिक्स, ब्लैक मनी, स्मगलिंग और पूरी दुनिया जिन लोगों को क्रिमिनल्स और दहशतगर्द करार दे देती है, दुबई उन्हीं लोगों को बिल्कुल एक माँ की तरह प्रोटेक्शन देता है। पूरी दुनिया से करप्ट पॉलिटिशियंस, भगोड़े बिजनेसमैन और मनी लॉन्ड्रर्स अपने अपने मुल्कों से पैसा लूटकर दुबई में जाते हैं और दुबई की शेल कंपनीज को यूज करते हुए और दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में अपना ये सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरह अपने ब्लैक मनी को एक लीगल तरीके के साथ व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं और कोई इनको पकड़ना तो दूर, कोई इनसे सवाल भी नहीं पूछ सकता। पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ मसूद नकवी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को $230 मिलियन का चूना लगाया और आज दुबई के अंदर एक लग्जरियस प्रॉपर्टी ओनर है। रामी मखलूक सीरिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का फ्रॉड किया और दुबई की शेल कंपनीज और दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में अपना ये सारा पैसा इन्वेस्ट करके इसको महफूज कर दिया। एक मलेशियन बिजनेसमैन ने मलेशिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम करके दुबई की शेल कंपनीज और फेक प्रॉक्सीज को यूज करते हुए अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दी। लेकिन साल 1930 से पहले तो दुबई एक बंजर रेगिस्तान हुआ करता था जहां पर भूख का राज था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मछुआरों के एक छोटे से गांव ने, जो लोग एक टाइम में भेड़ बकरियां चराया करते थे, उन्होंने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस एम्पायर को बना डाला। Full speed and then handbrake. Drift. Okay. आज हम जानेंगे कि किस तरह दुबई ने ब्लैक मनी, इल्लीगल ट्रेड और मनी लॉन्ड्रिंग को यूज करते हुए स्काई स्क्रैपर से भरी एक एम्पायर को बनाया है। लेकिन इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना होगा साल 1920 के पहले के टाइम में, जब दुबई पूरी दुनिया में मोतियों का एक बहुत बड़ा सप्लायर था। दुबई की जमीन से निकलने वाले इन कीमती मोतियों की पूरी दुनिया के अंदर डिमांड थी। पूरी दुनिया की लग्जरियस ज्वेलरी के अंदर इन कीमती मोतियों को इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन दुबई का रुख करते थे इन्हीं कीमती मोतियों का बिजनेस करने के लिए। ये दुबई का एक सुनहरा दौर माना जाता था। दुबई की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी और लोग भी बहुत ज्यादा खुशहाल थे। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसा वाकया हुआ जिसने दुबई की इकोनॉमी की जड़ें हिला दी और दुबई का जवाल यहीं से शुरू हुआ। और दुबई के इस जवाल की वजह था एक ही मुल्क, और वो था जापान। दरअसल हुआ ये था कि जापान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन कोकिची मिकीमोतो ने दुबई की जमीन से निकलने वाले इन कीमती मोतियों को लैब के अंदर ग्रो कर लिया था। लैब में बनाए गए ये आर्टिफिशियल मोती नेचुरल मोतियों के मुकाबले में क्वालिटी में बिल्कुल सेम थे। और खतरनाक बात ये थी कि ये आर्टिफिशियल मोती नेचुरल मोतियों के मुकाबले में 90% कम रेट पर पाए जाते थे। पूरी दुनिया में इन आर्टिफिशियल मोतियों के चर्चे होने लगे और इनकी डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन दुबई के अंदर गुर्बत का अंधेरा छा गया। दुबई की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब होती गई क्योंकि दुबई पूरी तरह से अपने इन्हीं मोतियों पर डिपेंडेंट था। और फिर दुनिया में अचानक से एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सिर्फ दुबई को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गुर्बत की लपेट में ले लिया। और वो वाकया था द ग्रेट डिप्रेशन। ये एक ऐसा काला दौर माना जाता था जिसके अंदर पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक गरीब होते जा रहे थे, बैंक्स दिवालिया हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही, लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता था। तो फिर जब दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज और अमीर ममालिक गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे तो फिर लग्जरियस ज्वेलरी कैसे खरीदते, और लग्जरियस ज्वेलरी नहीं बिकेगी तो फिर दुबई के मोती भी नहीं बिकेंगे। और इस वाकये ने दुबई की डामाडोल होती इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दुबई की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोग भूख से मर रहे थे।
लोग रेगिस्तान में पाई जाने वाली छिपकलियां, रेगिस्तान में पाई जाने वाली टिड्डियां और सूखी पत्तियों को खाकर गुजारा किया करते थे। दुबई पर गुर्बत के काले बादल छाए हुए थे और दुबई के रूलर सईद बिन मखदूम अपने बिस्तर पर लेटे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। बिस्तर पर लेटे सईद बिन मखदूम ने अपने बेटे शेख राशिद से एक वादा लिया कि राशिद, तुम दुबई को दुनिया की एक लग्जरियस एम्पायर बनाकर ही दम लोगे। और इसी वादे ने दुबई की पूरी तकदीर ही बदल डाली। नाइनटीन 1958 के अंदर सईद बिन मखदूम की मौत हुई और उसका बेटा शेख राशिद दुबई का नया रूलर बना। शेख राशिद को विरासत में मिला एक बंजर रेगिस्तान, एक रेत का बहुत बड़ा टीला और कुछ ऐसी अवाम जिसके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां बाकी थी और मांस का नामो निशान नहीं था। अपनी अवाम के लिए शेख राशिद इकलौती उम्मीद बन चुके थे और आज जिस दुबई की लग्जरियस स्काई स्क्रैपर्स को देखकर आप हैरान होते हो, ये शेख राशिद की मेहनत का ही सिला है। शेख राशिद ने दुबई का रूलर बनते ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए। उन्होंने कुवैत से 5 लाख ब्रिटिश पाउंड्स का कर्जा लेकर दुबई के अंदर पोर्ट्स बनवाई। दुबई क्रीक को गहरा और चौड़ा करवाया ताकि बड़ी कश्तियां और बड़े जहाज दुबई के अंदर आकर डॉक हो सकें। अब दुबई के अंदर बंदरगाहें तो बन चुकी थी, लेकिन एक और मसला सामने आया। वो मसला ये था कि अब बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेसमैन दुबई का रुख नहीं कर रहे थे। भाई आखिर कौन ही चाहेगा कि एक बंजर रेगिस्तान पर जाकर अपना पैसा डाले। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुबई के रूलर शेख राशिद ने एक बहुत ही बड़ी स्वीट डील पेश की पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को। वो स्वीट डील ये थी कि दुनिया भर से इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन दुबई में आकर अपना कारोबार शुरू करें। दुबई इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा और दुबई इनसे किसी किस्म का टैक्स भी नहीं लेगा। बस ये कहने की देर थी कि दुनिया भर से भगोड़े बिजनेसमैन, इलीगल ट्रेडर्स, स्मगलर्स और सारे ब्लैक मनी ओनर्स का दुबई के अंदर एक सुनामी उमड़ पड़ा। इन सभी भगोड़ों ने दुबई का रुख किया और दुबई के अंदर जाकर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से दुबई के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने लगे। शॉपिंग मॉल्स बनने लगे, वेयर हाउसेज बनने लगे, दुबई के अंदर बैंक्स बनने लगे और फिर देखते ही देखते चंद ही सालों के अंदर दुबई एक दुनिया का कमर्शियल हब बन चुका था। और फिर बाद में शेख राशिद ने अय्याशी का पूरा सामान दिया, नाइट क्लब्स बनवाए, बीच बनवाए और दुबई डेजर्ट को बनवाया। टूरिज्म को प्रमोट किया, लग्जरियस होटल्स बनवाए, जिसकी वजह से दुनिया भर से टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए दुबई की तरफ। अब दुबई एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब तो बन चुका था, लेकिन जाने अनजाने में दुबई ने दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी स्मगलिंग मार्केट को भी जन्म दे दिया था। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था कि शेख राशिद ने एक स्वीट डील पेश की। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को कहा था कि आप दुबई के अंदर आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप नारकोटिक्स का बिजनेस करते हो, आपके पास इलीगल मनी है, आपके पास लूट का पैसा है, आप मुल्क से करप्शन करके आए हुए हो, आप भगोड़े बिजनेसमैन हो, आप एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रर हो, इससे दुबई को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आए दुबई के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें और आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। बस इसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर से मनी लॉन्ड्रर्स, ब्लैक मनी ओनर्स, नारकोटिक्स के बिजनेसमैन, इन सभी लोगों ने दुबई का रुख किया और अपना पैसा दुबई की इकोनॉमी में इन्वेस्ट। इनमें बहुत ही फेमस नाम है दाऊद इब्राहिम, रोजा इग्नेटोवा, डैनियल किनाहन, जैनिस कार्डियक, नीरव मोदी, गुप्ता ब्रदर्स और विजय माल्या। डैनियल किनाहन FBI ने सर पर $5 मिलियन की बाउंटी रखी है। एक वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल है, लेकिन ये बंदा दुबई के बुर्ज खलीफा के अंदर एक लग्जरियस फ्लैट में अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ जी रहा है। रोजा इग्नेटोवा ने OneCoin के नाम से एक क्रिप्टो कॉइन को लॉन्च, पूरी दुनिया को $4.5 मिलियन का चूना लगाया और इसके बाद दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर बन गई और अपने सारे ब्लैक मनी को दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया और आज ये अपनी जिंदगी सुकून के साथ दुबई में गुजार रही है। नीरव मोदी ने 1300 करोड़ का स्कैम किया। गुप्ता ब्रदर्स ने साउथ अफ्रीका में बिलियंस ऑफ डॉलर के फ्रॉड किए, लेकिन आज दुबई के अंदर ये सभी लोग अपनी जिंदगी चैन से जी रहे हैं और कोई इनको पकड़ना तो दूर की बात है, कोई इनसे सवाल भी नहीं पूछ सकता। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या दुनिया भर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक FBI है, इंटरपोल है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, क्या ये सारी नींद में है या फिर ये इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि इन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ नहीं पा रही? तो FBI ने दुबई को अप्रोच किया था इन सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन दुबई ने FBI को साफ इनकार कर दिया था
ये कहकर कि वो अपने इन्वेस्टर्स की प्राइवेसी की हिफाजत करता है। दुबई के रूलर ने FBI को बोला कि उनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो अपने इन्वेस्टर से सवाल नहीं पूछता और ना ही उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करता है। वो आपने मिसाल तो सुन रखी होगी ना कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला दो, सांप एक दिन आपको डसता जरूर है। तो दुबई ने जिन सांपों को दूध पिला रखा था, उन्हीं सांपों ने दुबई को डस लिया। In FATF's list came as a blow to the UAE's reputation. The experts and international organizations have long criticized a failure to crack down on the suspicious financial transactions in the country. साल 2022 आया और दुबई के रूलर की नींदें हराम हो गई। पेरिस में होने वाली एक मीटिंग में दुबई को FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि ग्रे लिस्ट असल में होती क्या है। ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि दुनिया भर के जितने भी करप्ट कंट्रीज हैं, अगर वो अपने करप्शन पर, ब्लैक मनी पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू नहीं पा सकते और उनके इसी मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी की वजह से बाकी ममालिक को नुकसान पहुंचता है, तो उस कंट्री को FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। अब ग्रे लिस्ट में डलने का मतलब ये होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेसमैन उस कंट्री के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते और उस पर कोई ट्रस्ट भी नहीं करता। उस कंट्री को कर्जा नहीं दिया जाता, उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करता, उसकी इकोनॉमी घुटती चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत बड़े डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। तो दुबई को जैसे ही ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया, तो दुबई के रूलर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को बनवाया। दुबई के अंदर जितने भी गैंगस्टर्स, जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस, भगोड़े बिजनेसमैन, नारकोटिक्स के बिजनेसमैन, इलीगल ट्रेडर्स और बाकी जितने भी काले धंधे वाले लोग थे, उन सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके रेलिवेंट कंट्रीज के हवाले कर दिया। और दुबई के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल ट्रेड और ब्लैक मनी के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को बनवाया गया और बहुत ही सख्त असूल बनवाए गए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुबई FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आज दुबई की जितनी भी लग्जरियस एम्पायर को हम देखते हैं, क्या उसकी बुनियादें, उसकी बेसिस ब्लैक मनी और स्मगलिंग से बनाई गई थी? तो इसका जवाब है हाँ और जवाब है ना। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो दुबई की डूबती इकोनॉमी को ब्लैक मनी और स्मगलिंग ने एक तिनके का सहारा दिया और इसी तिनके का सहारा लेकर दुबई ने बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एक बंजर रेगिस्तान को टूरिस्ट और कमर्शियल हब बना दिया। मतलब दुबई ने ब्लैक मनी और स्मगलिंग का सहारा जरूर लिया, लेकिन सारी एम्पायर जो आज हम देखते हैं, ये पूरी की पूरी ब्लैक मनी से नहीं बनी। उन्होंने सिर्फ ब्लैक मनी को एक सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया अपने डाउनफॉल से निकलने के लिए और बाद में अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए टूरिज्म को प्रमोट किया। आज दुनिया भर से लोग लाखों रुपए खर्च करके दुबई जाते हैं टूरिज्म के लिए और जो बंदा भी दुबई के अंदर जाता है उसकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है कि वो बीच जरूर विजिट करे और सबसे ज्यादा अहम दुबई डेजर्ट और दुबई रैली को जरूर विजिट करे। आप ये देख लो, जिस रेत के टीले को और जिस बंजर रेगिस्तान को देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे, आज लोग लाखों रुपए खर्च करके उसी बंजर रेगिस्तान को देखने के लिए जाते हैं। दिस इज सो अमेजिंग। लेकिन अभी भी मैं आपका एक और शक दूर कर देता हूँ। अगर आप दुबई को बुरा कहने वाले हैं तो दुबई को बुरा कहने से पहले अपने आसपास जरा नजर दौड़ा लें। अमेरिका आज ह्यूमन राइट्स की बातें करता है, डिसिप्लिन और मैनर्स की बातें करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो वेनेजुएला पर भी कब्जा करता है, वो क्यूबा को धमकियां देता है, ईरान के साथ जंग करता है, ग्रीनलैंड को धमकियां देता है और जो इराक के अंदर इन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से किया, वो दुनिया से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके अलावा फ्रांस ने अफ्रीका के अंदर जो इंसानियत का जनाजा निकाला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडो पाकिस्तान बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो किया, लाखों लोगों को इंडो पाकिस्तान के अंदर मारा, कई सालों तक यहाँ पर कब्जा किया और फिर जाते जाते लूट मार मचा कर गए और अपना वायरस भी हमें देते गए। और इस वायरस को आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है। और आज जो फेक स्टेट लेबनान के साथ और ईरान के साथ कर रहा है, वो पूरी दुनिया जानती है। शायद हो सकता है कि जब शेख राशिद दुबई का रूलर बना था तो उसने इन सभी कंट्रीज के ब्लैक सीक्रेट्स और इनकी घिनौनी सच्चाई को जान लिया था। शेख राशिद को ये बात समझ में आ चुकी थी कि मैनर्स, डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सभी बातें किताब के अंदर ही अच्छी लगी और सिस्टम को चलाने के लिए और कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ बुरे काम भी करने पड़ते हैं। गॉडफादर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, टू एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम।